इस वक्त हमारे साथ में मुजाहिद नफीस साहब गुजरात माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर हैं और ये ऐसे इकलौते गुजरात से मुसलमान हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुजाहिद साहब, ये बताइए इसके पीछे की वजह क्या रही है? शुक्रिया आरिफ भाई। हम सब जानते हैं कि भारत की सरकार ने एक असंवैधानिक तरीके से भारत में वक्फ कानून को संशोधन करके एक नया वक्फ कानून 2025 बनाया। ये कानून जो मुसलमानों के दादा परदादाओं के द्वारा धार्मिक कामों के लिए दी गई जमीनें हैं, उनको छीन लेने का एक पूरा षड्यंत्र रहा। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ हमारी अस्मिता की पहचान है, वक्फ हमारी समृद्धि की पहचान है, वक्फ इस बात की पहचान है कि हम अपने देश में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी संपत्ति को खुदा की राह में दें। इन सारी चीजों पर नए वक्फ संशोधन कानून में छीनने की कोशिश की गई। ये पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 30 तक खुला उल्लंघन था। इसलिए देश के कुल 73 लोगों ने, जब पहली सुनवाई हुई, कुल 73 पिटिशंस हुई जिन्होंने इस वक्फ संशोधन कानून को चैलेंज किया। उनमें से मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस कानून को चैलेंज करने के लिए गुजरात से पहुंचा और हमारी भी एक पिटिशन पहली सुनवाई में सुनी गई। अब वो सारी पिटिशंस इंटरवेंशन एप्लीकेशंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिस पर अभी 15 तारीख को नए चीफ जस्टिस उस पर अपनी सुनवाई करेंगे। वक्फ संशोधन कानून जो है, इसमें ऐसा क्या था जिसको लेके हम सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो एक पहलू था कि वक्फ बाय यूजर, बहुत सारी ऐसे पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, ऐसे कब्रिस्तान हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो 700 साल पहले, 800 साल पहले, 900 साल पहले लोगों ने धार्मिक कामों के लिए दी गई, लेकिन उनके दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन वो मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो दरगाह के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऐसी सारी प्रॉपर्टी उसको री रजिस्टर करना होगा, और वो जो री रजिस्टर नहीं कर पाएगा, उसके जो ये प्रॉपर्टी है उसका अधिकार सरकार के पास चला जाएगा। ये देखने से आपको पता लगेगा कि 70% से ऊपर प्रॉपर्टीज को सरकार छीन लेना चाहती है। हम जानते हैं कि जो पुराने वक्त में जो जमीनें दी गई थी वो शहर के उस टाइम कभी बाहर रही होंगी, लेकिन आज वो शहरों के बीचों बीच में है, और उन प्रॉपर्टीज की जो कीमत है वो अरबों खरबों में है। तो उन प्रॉपर्टीज को छीन लेना, तो वो हमारी अस्मिता को जो है, और अस्मिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात है। दूसरा, इसमें इन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल की ताकत कम कर दी, कलेक्टर की सत्ता बढ़ा दी। कलेक्टर रेवेन्यू का भी अधिकारी और कलेक्टर वक्फ के अपीलेट भी ऑफिसर। तो जैसे ही एक प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई किया जाएगा, डी वक्फ किया जाएगा, वो अगले ही मिनट में एज ए रेवेन्यू ऑफिसर उसको सरकार के खाते में डाल देगा। आपको सुनवाई का मौका ही नहीं मिल पाएगा। आप जब तक कोर्ट पहुंचेंगे तब तक वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी होगी, और हम सिविल कोर्ट्स की हालत जानते हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल केस चलेगा। ऐसे में क्या होगा, जब सरकार आपके प्रॉपर्टी को छीनने की बात करती हो, आपकी अस्मिता पर सवाल करती हो, तो आपके तो तमाम मस्जिद, दरगाहें, मजार, कब्रिस्तान और खुले प्लॉट्स ये सरकार ले लेगी, तो आप कैसे वापस लेंगे? कुल मिला के मुसलमानों के ऊपर एक तरह से परोक्ष तौर पर उनके धार्मिक काम में खलल पैदा करने का ये काम करेगी। तीसरे तौर पर ट्रिब्यूनल की सत्ता कम कर दी, कि ट्रिब्यूनल के पास जो उसका जो एब्सोल्यूट पावर्स हैं उसको घटा दिया। चौथा इंपॉर्टेंट, कि ये पहली बार हो रहा है कि किसी भी रिलीजियस एंडोनमेंट में गैर धर्म के लोगों को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा 2 हिंदू लोग शामिल होंगे। तो 2 हिंदू क्यों होंगे? क्या किसी रिलीजियस एंडोनमेंट में दूसरे लोग शामिल हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे जिनको लेके हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की है, जो अभी पेंडिंग है।